हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की नवी टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों समझते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है और इसमें क्या क्या स्टडी की गई है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिला है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism। ठीक है, जो आप पीछे के जो सेक्शन पढ़े हैं उसमें आपने देखा कि डीएनए के जो बेस के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए में उपस्थित बेस के सीक्वेंस ही निर्धारित करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। डीएनए में मिलने वाले बेस का अनुक्रम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन का निर्धारण करता है। डीएनए में मिलने वाला, डीएनए के अंदर आपने देखा था प्यूरिन पिरिमिडिन बेस मिले थे, तो उसी के द्वारा जो बेस सीक्वेंस है, डीएनए में मिलने वाला जो बेस का क्रम है, सीक्वेंस है, उसी से किसी भी जीव के आनुवांशिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, माता पिता की सूचना निर्धारित होती है। ठीक है, यह बातें आप पढ़ लिए हैं। इन अदर वर्ड, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एन इंडिविजुअल लाई इन द डीएनए सीक्वेंसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप जो होता है उसके डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से निर्धारित होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक व्यवस्था जो है, वह उसके डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से निर्धारित होता है। तो डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप को निर्धारित किया जाता है। आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बताया गया कि आपने जो पीछे पढ़ा है, डीएनए में मिलने वाले जो बेस सीक्वेंस हैं वे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का निर्धारण करते हैं, या फिर हम कहें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक व्यवस्था जो है, उसके डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से निर्धारित होता है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर, ठीक है, यदि दो लोग एक दूसरे से अलग हैं, इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन their DNA sequences should also be different, at least at some places। यदि टू इंडिविजुअल डिफर हैं, अलग अलग हैं, तो उनके डीएनए सीक्वेंस भी कम से कम कुछ जगहों पे तो डिफरेंट होंगे। तो यदि दो लोग हैं, दो विभिन्न व्यक्ति हैं, उनमें मिलने वाला जो डीएनए सीक्वेंस है वह कुछ न कुछ जगहों पे अलग अलग होगा, जिसकी वजह से उनमें विभिन्नता आई है, डिफरेंस आया है। तो इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट, एट लीस्ट एट सम पॉइंट। ठीक है, तो दो अलग अलग व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए सीक्वेंस कुछ जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है, these assumption led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome। ठीक है, तो यह जो बातें अभी तक बताई गई कि दो व्यक्तियों में, दो इंडिविजुअल जो आपस में डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंस हैं, इसकी वजह है डीएनए सीक्वेंस का कुछ जगहों पर डिफरेंट होना। ये बातें जो हैं
ये असम्पशंस जो हैं डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा करता है। ये कल्पनाएं ह्यूमन जीनोम में मिलने वाले कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगाने के लिए विवश करता है। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. उपरोक्त बातें ह्यूमन जीनोम में मिलने वाले कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगाने के लिए विवश करता है। विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ठीक है, वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड availability of simple and fast technique for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. तो आप देख रहे हैं कि with the establishment of genetic engineering technique, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के विकास से जो डेवलपमेंट हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का, जिसके माध्यम से, जिससे संभव हो सका, वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट, जिससे यह संभव हुआ कि हम सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लें, सेल से डीएनए को अलग कर लें, एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, और डीएनए के किसी भी टुकड़े का हम क्लोन बना लें। इसके लिए availability of simple and fast technique for determining sequences, इसके लिए जो उपलब्ध सिंपल और फास्ट टेक्निक्स थे डीएनए सीक्वेंस को निर्धारित करने के लिए, तो आप देख रहे हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से यह संभव हो पाया कि डीएनए को सेल से अलग किया जाए, डीएनए के किसी भी पीस का क्लोन बनाया जाए। इसके लिए सिंपल और फास्ट टेक्निक डीएनए सीक्वेंस को निर्धारित करने के लिए बने। अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च इन द ईयर 1990, और बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को, जो कि ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस करने के लिए था, 1919 में लॉन्च किया गया। 1990 में 1990 में लॉन्च किया गया। तो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के विकास से किसी भी डीएनए पीस को अलग करना और क्लोन किया जा सकता है। डीएनए सीक्वेंस को शीघ्र ही जानने के लिए सिंपल टेक्निक एंड फास्ट टेक्निक के डेवलपमेंट से 1990 में ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए एक एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बताया गया कि आपने जो प्रीसीडिंग सेक्शन में पढ़ा है, पिछले खंड में जो आपने पढ़ा कि डीएनए में मिलने वाले बेस का सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को निर्धारित करते हैं, या फिर हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से निर्धारित होती हैं। दो डिफरेंट इंडिविजुअल में मिलने वाला डीएनए सीक्वेंस कुछ जगहों पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है।
ये जो एसम्पशंस थे, ये जो एजम्पशंस थे, जो कल्पनाएं थी, ये ह्यूमन जीनोम में मिलने वाले कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती हैं। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के डेवलपमेंट से किसी भी डीएनए पीस को अलग करना व क्लोन किया जा सकता है। डीएनए सीक्वेंस को शीघ्र, ठीक है, फास्ट जानने के लिए सिंपल टेक्निक्स के डेवलपमेंट से 1990 में ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। ठीक, आइए इस योजना के बारे में अब बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में एसजीपी कहेंगे, वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एक महायोजना कहलाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड and the requirement for the project if we simply define the aim of the project as follow। यदि इस योजना के उद्देश्यों को ध्यान दें, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, यदि इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट, मैग्नीट्यूड को ध्यान दें, ठीक है, तो इसके विस्तार के लिए हम इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। देखें ध्यान से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक महायोजना कहते हैं। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉलो, यदि हम इस प्रोजेक्ट को सिंपली रूप से डिफाइन करें तो इसमें क्या होगा, आइए देखते हैं। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम की अगर बात करें तो ह्यूमन जीनोम में जो बेस पेयर मिलते हैं वह लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, ठीक है, तो यदि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में जो खर्च होगा, कॉस्ट होगा, वह $3 है। द एस्टिमेट कॉस्ट इन द बिगिनिंग, यह प्रारंभ में खर्च होने वाले पैसे हैं, कॉस्ट हैं। ह्यूमन जीनोम में जो नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या है वो 3 × 10⁹ है, और एक बेस के बारे में जो पता करने का खर्च है, कॉस्ट है, वह $3 है, जो कि एक कॉस्ट थी, एस्टिमेटिंग कॉस्ट थी स्टार्टिंग में। द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन। तो टोटल बेस पेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए जो टोटल खर्च होगा वह $9 बिलियन होगा। $9 बिलियन, 900 करोड़ रुपए। एस्टिमेट वैल्यू जो है 3 × 10⁹ बेस पेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खर्च आएगा वह 900 करोड़ रुपए आएगा, जिसे हम $9 बिलियन। तो आप देख रहे हो कि मानव जीनोम योजना जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, वह एक मेगा प्रोजेक्ट है, महायोजना है। और यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान दें तो इसके विस्तार और आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं आप। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। यू कैन इमेजिन एंड मैग्नीट्यूड
एंड रिक्वायरमेंट, और इसकी जरूरत क्या है प्रोजेक्ट की, इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। अगर हम सिंपल में डिफाइन करें कि इसका एम क्या है प्रोजेक्ट का, तो आगे हम ही बता रहे हैं अभी इसका एम क्या है। खर्च के बारे में पहले बात करें। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं, और यदि एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, $3 एक बेस पेयर के सीक्वेंस करने में खर्च हो, ठीक है, तो द एस्टिमेट कॉस्ट इन द बिगिनिंग, यह एस्टिमेट कॉस्ट है स्टार्टिंग में, द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। तो टोटल जो खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट में वह लगभग $9 बिलियन आएगा, 900 करोड़ रुपए। फर्दर, ठीक है, अब जो सूचनाएं मिलेंगी उसको स्टोर करना है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए कितनी बुक की आवश्यकता होगी इसके बारे में देखें। फर्दर, इफ द ऑब्टेन सीक्वेंसेस वेयर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फ्रॉम इन बुक्स, ठीक है, प्राप्त सीक्वेंसेस को अगर हम बुक के में स्टोर करें, बुक में छपवाएं। फर्दर, इफ ऑब्टेन सीक्वेंसेस वेयर टू बी स्टोर इन टाइप्ड फ्रॉम इन बुक, जो भी सूचनाएं मिली हैं उसको बुक में टाइप कराया जाए। एंड इफ ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 लेटर्स, और एक पेज पे, हर पेज पे यदि 1000 लेटर को टाइप कराया जाए, एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेज, और एक बुक में 1000 पेज हों, देन 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a simple human cell। तो एक सिंपल ह्यूमन सेल्स के डीएनए सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यदि एक पेज पे 1000 शब्दों को छापा जाए, लिखा जाए, और एक बुक 1000 पन्नों की हो, तो ऐसे 3300 बुक की जरूरत होगी सिंगल ह्यूमन सेल के डीएनए सीक्वेंस के सूचनाओं को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस को अगर हम टाइप करें, बुक में स्टोर करें, जिसके प्रत्येक पेज पे 1000 लेटर टाइप हो, और इस तरह के बुक में 1000 पृष्ठ हों एक बुक में, और इस तरह से एक ह्यूमन सेल्स के डीएनए के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। 3300 किताब तैयार हो जाएंगे, जिसमें एक एक किताब एक 1000 पन्ने का होगा, और एक पन्ने पर जो लेटर टाइप होंगे वह 1000 लेटर टाइप होंगे। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा, अब किसी भी सूचना को, डीएनए के सूचना को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन 3300 बुक में से आपको सर्च करना होगा। इसके लिए किसकी जरूरत है? तो द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आल्सो नेसेसिटेड द यूज ऑफ हाई स्पीड computational device for data storage and retrieval and analysis। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में डाटा को प्राप्त करने के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए। एक बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले कंप्यूटर की जरूरत है, जिससे डाटा को स्टोर करें, ठीक है, उस कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करें, जरूरत पड़ने पर उसे रिट्राइवियल करें, ठीक है, उसे रिट्राइवियल करें एंड एनालिसिस करें। तो आपने देखा इस प्रकार बड़ी संख्या में डाटा को प्राप्त करने के लिए हाई स्पीड
कंप्यूटेशनल डिवाइस की जरूरत है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत है, जिससे डाटा को स्टोर किया जा सके, उनको रिट्राइवियल कर सकें, पुनः विश्लेषण कर सकें, स्टोर कर सकें, एनालिसिस कर सकें। SGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics। तो SGP जो है क्लोजली एसोसिएटेड, SGP जो है वह जुड़ी हुई है बायोलॉजी के एक तेजी से डेवलप होते एरिया से, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है एक बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सूचनाओं का डिस्कशन करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिस्ट इन विच स्टडी ऑफ एनिमल DNA informations। SGP was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics। ठीक है, तो SGP जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वह क्लोजली एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है बायोलॉजी के एक रैपिड डेवलपमेंट एरिया से, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान, जिसमें DNA के बारे में सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है। इससे SGP जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है क्लोजली रूप से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्स क्या है SGP का, गोल्स ऑफ SGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या हैं, टारगेट क्या हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ SGP वेयर एज फॉलो। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टारगेट्स दिए गए हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA। ठीक है, तो पहला टारगेट है कि ह्यूमन DNA में जो 20 से 25,000 जीन पाए जा रहे हैं उनको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना है। ठीक है, तो पहला लक्ष्य है कि ह्यूमन DNA में लगभग 20 से 25,000 जीन जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है, पता लगाना है। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप ह्यूमन DNA। ठीक है, तो ह्यूमन DNA के लिए जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस को, उनके क्रम को निर्धारित करना है। ठीक है, तो SGP के टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। तो पहला गोल्स आपने देखा, यह ह्यूमन DNA में मिलने वाले लगभग 20 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना है। दूसरा टारगेट, ह्यूमन DNA में मिलने वाले 3 बिलियन जो बेस पेयर हैं, केमिकल बेस पेयर हैं, उनके सीक्वेंस को निर्धारित करना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, इन सूचनाओं को डाटाबेस के रूप में स्टोर करना। ठीक है, जो 20 से 25,000 जीन्स हैं ह्यूमन DNA में, उनको आइडेंटिफाई करना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस को निर्धारित करना, और इनसे जो सूचनाएं मिलेंगी उनको डाटाबेस के रूप में स्टोर करना। थर्ड, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस करने के लिए सूचनाओं को, ठीक है, जल्दी समझने के लिए टूल्स को डेवलपमेंट करना, इंप्रूव करना। जो भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको इंप्रूव करना, यह भी SGP का टारगेट है। इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है, जो कि दूसरे सेक्टर में
ट्रांसफर हो सकें, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट से जो उठने वाले एथिकल, लीगल और सोशल इशू हैं उनके बारे में भी विचार करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसकी वजह से जो नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे के बारे में विचार भी करना है। ठीक है, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, ELSI, इनके बारे में भी एड्रेस करना है, विचार करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गोल्स ऑफ SGP के क्या गोल्स हैं। तो आपको बताया गया कि सबसे पहला गोल्स जो है ह्यूमन DNA में पाए जाने वाले 20 से 25 हजार जीन्स के बारे में आइडेंटिफाई करना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो ह्यूमन DNA के मेकअप करते हैं उनके बारे में डिटरमाइन करके उनका सीक्वेंस तैयार करना, उनसे मिलने वाले इंफॉर्मेशन को डाटाबेस को स्टोर करना। ठीक है, उस डाटाबेस को एनालिसिस करने के लिए इंप्रूव टूल्स का प्रोडक्शन करना, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, और ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करने के जो टेक्नोलॉजी हैं उनको डेवलप करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज में ट्रांसफ़र किया जाए। और इसके साथ जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उठने वाले जो इथिकल, लीगल और सोशल इशू होंगे उन पे विचार करना। ठीक, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-ईयर प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वह 13-ईयर प्रोजेक्ट है, 13 साल में कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट हैं। इसका टाइम पीरियड 13 ईयर रखा गया है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 ईयर की प्रोजेक्ट है, योजना है, जिसे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा कोऑर्डिनेटेड किया जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले पैसों की व्यवस्था, ठीक है, और सारी चीज़ों की व्यवस्था 2 लोग कर रहे हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दोनों लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटेड कर रहे हैं और यह प्रोजेक्ट जो है 13 सालों में इसको कंप्लीट करना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर्स की योजना, जिसे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था, कोऑर्डिनेटेड थे। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ SGP द वेलकम ट्रस्ट बिकम अ मेजर पार्टनर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के प्रारंभिक वर्षों में यूनाइटेड किंगडम का जो वेलकम ट्रस्ट था वह भी एक मेजर पार्टनर था। तो ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में वेलकम ट्रस्ट UK SGP में भागीदारी थी, बाद में दूसरे देश वाले भी जुड़े। एडिशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर। ठीक है, बाद में कंट्रीब्यूशन हुआ जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का, चाइना का और दूसरे देशों का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वह 13 ईयर्स की योजना, जिसे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है फंडिंग किए थे, कोऑर्डिनेटेड किए थे। प्रारंभिक टाइम में ड्यूरिंग अर्ली ईयर ऑफ SGP वेलकम ट्रस्ट UK बिकम मेजर पार्टनर। वेलकम ट्रस्ट UK जो है इसका मुख्य पार्टनर बना था। ठीक है, बाद में जो है कुछ लोग और भी शामिल हुए। एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन था वे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे कंट्री के लोग भी शामिल हुए। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003।
यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया। आज से 21 साल पहले यह योजना कंप्लीट हो गई थी। आज 2025 चल रहा है, 2003 में यह योजना कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज से 22 साल पहले। तो सोचिए, यह योजना जो है 22 साल पहले कंप्लीट हो गई थी। ह्यूमन जीनोम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो 22 साल के टाइम में क्या क्या एडवांस लेवल तक की खोज हो चुकी होगी। आज जो है कितना एडवांस हो चुका होगा यह प्रोजेक्ट। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorder that affect human being। तो आप देख रहे हैं कि नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन, डीएनए वेरिएशन के बारे में जानकारी मिलने से ह्यूमन्स में मिलने वाले हजारों डिसिमिलरिटीज के बारे में पहचानने, उपचार करने और कुछ हद तक उनको रोकने में सहायता मिली है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स, लोगों में डीएनए वेरिएशंस के बारे में जानकारी प्राप्त होने से कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे। ठीक है, एक नया तरीका इजाद हुआ है जांच में, डायग्नोस करने में, इलाज करने में। ठीक है, सम डे प्रिवेंट, और डिजीज को रोकने में। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए के वेरिएशन के बारे में प्राप्त जानकारी से वुमेन्स में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं, थाउजेंड्स ऑफ डिसिमिलरिटीज के बारे में पहचानने, उपचार करने और कुछ हद तक उनको रोकने में भी सहायता मिली है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोस, नए तरीके जो हैं जांच करने के आए, ट्रीट करने के, सम डे प्रिवेंट, उनको रोकने के, द थाउजेंड्स डिसऑर्डर दैट इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जो हजारों डिसऑर्डर थे जो ह्यूमन बीइंग को प्रभावित करते थे। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, और इसके साथ साथ ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए कुछ क्लू मिले, ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में क्लू मिले। लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंसेस, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस को लर्न करने के बेस पे, प्राप्त जानकारी के बेस पे, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। ठीक है, उनके प्राकृतिक क्षमताओं के बारे में समझने में मदद मिली जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे। Beside providing clue to understanding human biology, ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में क्लू प्राप्त हुए जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे, ह्यूमन को छोड़ के जो ऑर्गेनिज्म थे, उनके डीएनए को सीक्वेंस करना और उनको समझ के उनके नेचुरल कैपेबिलिटी, जो प्राकृतिक क्षमता है उनके पास, उसका यूज जो है हम कई सेक्टर में कर सकते हैं। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज that can be applied towards solving challenges in health care, agriculture, energy production, environmental remediation। तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस का पता करके हम उनके नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके
ठीक है, कई चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि हेल्थ केयर से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, एनर्जी प्रोडक्शन से, इन्वायरमेंट रेमिडिएशन से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन बायोलॉजी के क्लू को समझने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस की प्राप्त नॉलेज के बेस पर उनके नेचुरल कैपेबिलिटी का उपयोग करके, ठीक है, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन के सुधार की दिशा में उठने वाले चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूज किया गया है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, कोएनोरैप्टिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला प्लांट्स etc have also been sequenced। इनके डीएनए को सीक्वेंस किया गया है और इनका यूज किया गया है डिफरेंट टाइप के स्टडी में। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हमने डीएनए सीक्वेंस किया है और इनका यूज किया है डिफरेंट टाइप के स्टडी में, जैसे कि बैक्टीरिया के डीएनए सीक्वेंस किए गए, एस्चेरिया कोलाई के, ईस्ट के, ठीक है, कोएनोरैप्टिस एलिगेंस के, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है कोएनोरैप्टिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला जिसके बारे में आप जानते हैं, फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स जिसमें राइस और अरेबिडोप्सिस है, ठीक है। तो इन नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंसेस किया गया है और इनका जो है यूज किया गया है स्टडी करने के लिए, कई सारे सेक्टर को स्टडी करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, मेथोडोलॉजीज के बारे में, इनके कार्य प्रणाली के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के क्या कार्य प्रणाली हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, यह हम लोग समझेंगे कैसे यह वर्क करता है। मेथोडोलॉजीज, कार्य प्रणालियां। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच, इनमें दो मेजर अप्रोच का यूज किया जाता है। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, इन विधियों में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच, तो यह दो मेजर अप्रोच कौन कौन है? पहला, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए। पहला जो अप्रोच है, जो पहला प्रमुख अप्रोच है, वह यह है कि उन सभी जीनों का पता करना जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। आप पढ़े हैं डीएनए से सूचना आरएनए में जाती है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उन जीन का पता लगाना है जिनका, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आरएनए के रूप में होता है, जो सूचनाएं आरएनए एक्सेप्ट करता है डीएनए से। तो पहले हम उन्हीं जीन के बारे में पता लगाएंगे जिनके पास सूचना है। यह पहला लक्ष्य होगा। वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, रिफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कर सकते हैं। तो पहला लक्ष्य है कि हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का पता लगाएं। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, और जो दूसरा लक्ष्य होगा वो एक ब्लाइंड अप्रोच है। द सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ डीएनए, ठीक है, ह्यूमन के पूरे डीएनए को सीक्वेंस किया जाए, पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया जाए। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, जो कि ब्लाइंड अप्रोच है, आप सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ डीएनए दैट कंटेन ऑल द कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस भी हो, नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, एंड लेटर असाइनिंग
डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विथ फंक्शंस, ठीक है। और आगे चल के जो है उनके अलग अलग रीजन्स को उनके फंक्शन के साथ पता लगाया जाए। अ टर्म रिफर टू एज सीक्वेंस एनोटेशन, इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच, मैथोलॉजी में जो मेथड है उसमें टू मेजर अप्रोच हैं। पहला जो अप्रोच होगा वह एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का, और दूसरा होगा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। कार्य प्रणाली के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि इन मेथड्स में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। जो वन अप्रोच था, जो पहला प्रयास था, उन सभी जीन जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होते हैं उनके बारे में ध्यान देना, पता लगाना, जिसे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहेंगे। और दूसरा जो प्रयास है वह यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम, चाहे वह कोड वाले हों चाहे नॉन कोड वाले सीक्वेंस हों, की जानकारी प्राप्त करना, उनके कार्य को निर्धारित करना। डिफरेंट रीजन इन सीक्वेंसेस विथ फंक्शन, उनके कार्य को भी निर्धारित करना, जिसे हम सीक्वेंस एनोटेशन टर्म देंगे, सीक्वेंस एनोटेशन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो टू मेजर अप्रोच थे, पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों रीजन का पता करना है, होल सेट ऑफ डीएनए ह्यूमन का पता करना है, यह एक ब्लाइंड अप्रोच है, ठीक है। नॉन कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस का पता करना है और उनके कार्य का भी पता करना है, जिसे हम सीक्वेंस एनोटेशन कहेंगे। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड, टोटल डीएनए ऑफ द सेल, ठीक है। सेल से टोटल डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए सबसे पहले हमें सेल से डीएनए को आइसोलेट करना होगा, सेल से डीएनए को निकालना होगा। फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग के लिए क्या करेंगे, द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड, सेल से टोटल डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉलर साइज के रैंडम फ्रेगमेंट तैयार कर किए जाएंगे। एंड क्लोन इट्स सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और सुटेबल होस्ट की मदद से इसका क्लोन किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड वेक्टर से। स्पेशलाइज्ड वेक्टर का यूज करके सुटेबल होस्ट में डाल के इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्लोन तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह प्रोसेस होगा कैसे। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए पहले टोटल डीएनए को सेल से आइसोलेट करना होगा, निकालना होगा। फिर इनको रैंडम फ्रेगमेंट्स में, जो कि स्मॉलर साइज के होंगे, रिलेटिवली स्मॉलर साइज के होंगे, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। स्मॉलर साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार करने होंगे। एंड क्लोन इन सुटेबल होस्ट, और इनका एक सुटेबल होस्ट में स्पेशलाइज्ड वेक्टर के यूज करके क्लोन कराया जाएगा, कॉपी तैयार कराया जाएगा। रिकॉल डीएनए इज ए वेरी लॉन्ग पॉलीमर, आपको पता है कि डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग अ वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। इस लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए को सीक्वेंस करने में बहुत सारी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, इसलिए डीएनए को हमें फ्रेगमेंट करना है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है और इसके लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए को सीक्वेंस करना संभव नहीं है, टेक्निकल लिमिटेशन है। इसलिए हमें पहले सेल से डीएनए को आइसोलेट करना होगा,
फिर इस डीएनए को स्मॉलर साइज में रैंडम फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े तैयार करने होंगे और इसे सुटेबल होस्ट में स्पेशलाइज्ड वेक्टर के माध्यम से डाल के क्लोन तैयार करना होगा। इसके बारे में आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस। क्लोनिंग के बाद जो तैयार होगा, ठीक है, उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, वो बड़े रूप में दिखेगा। जैसे अभी हमने डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, लेकिन जो क्लोन करने के बाद जो तैयार होगा वह एम्प्लीफाइड हो जाएगा, वो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, वो बड़ा होके दिखेगा। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सबसिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विथ इजी। ठीक है। तो क्लोनिंग के कारण डीएनए के हर पीस का, हर डीएनए फ्रेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, वह बड़े रूप में चला जाएगा और जिसको हम आसानी से सीक्वेंस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्क मेथड्स में हमें दो मेजर अप्रोच होगा। पहला आपने देखा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और फिर सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। इसके लिए सेल से कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे पहले हम आइसोलेट करेंगे, फिर इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, तैयार करेंगे और एक सुटेबल होस्ट में स्पेशलाइज्ड वेक्टर के माध्यम से क्लोन कराएंगे। ठीक है। क्लोनिंग से, ठीक है, ईच डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा। क्लोनिंग के बाद हर डीएनए को एम्प्लीफाइड कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन की सहायता से इसके सीक्वेंस के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। द कॉमनली यूज होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। जो कॉमनली रूप से होस्ट का यूज करते हैं वह बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होता है। एंड द वेक्टर वेयर कॉल्ड बीएसी। और जो वेक्टर होता है उसे बीएसी एंड वाईएसी कहा जाता है। बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। तो इस मेथड के लिए हम जो होस्ट यूज करेंगे वह बैक्टीरिया और यीस्ट होंगे। ठीक है। वेक्टर्स को हम कहेंगे बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो मेथोलॉजी के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि इन विधियों में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहले प्रयास में हम उन सभी जीन जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होते हैं उनके बारे में ध्यान देना है। इसे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहेंगे। और दूसरा प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनों, चाहे वह कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करके उनके फंक्शंस निर्धारित करना, जिसे हम सीक्वेंस एनोटेशन कहेंगे। सेल्स के कंप्लीट डीएनए को आइसोलेट करना। ठीक है। इनमें सीक्वेंस की जानकारी के लिए पहले हम इन डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे रैंडम पार्ट में बनाएंगे। इन छोटे छोटे रैंडम पार्ट को, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर के माध्यम से होस्ट में भेज देते हैं। स्पेशलाइज्ड वेक्टर के माध्यम से, जो कि बीएसी और वाईएसी हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर के माध्यम से होस्ट में डालेंगे, होस्ट जो कि बैक्टीरिया और ईस्ट है, होस्ट में डालेंगे और यह होस्ट जो है उसका क्लोन तैयार करेगा। जब क्लोन मिल जाएगा तो क्लोन से ईच डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में सहायता होगा, हेल्प होगा। क्लोन से
हर डीएनए को एम्प्लीफाइड किया जा सकता है, जिससे इनके सीक्वेंस के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। ठीक है। सामान्यतः जो होस्ट होते हैं वे बैक्टीरिया या यीस्ट हैं, और जो वेक्टर हैं वह BAC और YAC हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के टुकड़े हैं, उनको सीक्वेंस कौन करेगा? उनको फिर सीक्वेंस से लाइन से सरियाएगा कौन? तो इसके लिए हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिक रूप से काम करेगा। द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा डेवलप मेथड के प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो डीएनए फ्रेगमेंट को एक सीक्वेंस में लगाएंगे। और यह किस सिद्धांत पे काम करता है? यह वर्क करता है फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा डेवलप प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फिगर में आप देखें, और रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस के सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है। और फिर इसको फ्रेगमेंट करके कंप्यूटर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। डीएनए सीक्वेंसर से कंप्यूटर बेस पे इसको पढ़ेंगे। द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स का यूज करेंगे। दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है। जो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा डेवलप प्रिंसिपल पे कार्य करता है। आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसर इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड के सीक्वेंसर के बारे में मेथड का डेवलपमेंट जो है सेंगर ने ही किया था। सेंगर ने प्रोटीन में एमिनो एसिड को कैसे सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को निर्धारित करने का जो मेथड है वह सेंगर ने ही डेवलप किया है। सेंगर ने डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे हम सीक्वेंस करेंगे, यह भी मेथड जो है फ्रेडरिक सेंगर ने ही डेवलप कर रहे हैं। तो द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का यूज किया जा रहा है। दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा डेवलप मेथड पे काम करता है। सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंसर्स इन प्रोटीन। सेंगर ने एमिनो एसिड्स सीक्वेंस जो प्रोटीन में होते हैं उसको भी डेवलप करने के मेथड को बनाया था, डेवलप किया था। दीज सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ठीक है। ये जो सीक्वेंस होते हैं वे ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम, इनमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन होते हैं, उन्हीं के बेस पे अरेंज होते हैं। दिस सीक्वेंस वेयर देन अरेंज। ये सीक्वेंस जो थे वह ऐसे अरेंज होते थे कि इनमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं। सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ठीक है। कुछ ओवरलैपिंग रीजन इसमें उपस्थित होते हैं, उन्हीं के बेस पे ये अरेंज होते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उन्हें डीएनए सीक्वेंसर जो कि फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डेवलप प्रिंसिपल पर वर्क करता है के उपयोग द्वारा करते हैं। इन सीक्वेंस को एक दूसरे में स्थित ओवरलैपिंग के बेस पर व्यवस्थित करते हैं। दीज सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। इन सीक्वेंस को एक दूसरे में स्थित ओवरलैपिंग के बेस पर व्यवस्थित करते हैं।
दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का निर्माण होना आवश्यक है। सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का जनरेट होना आवश्यक है। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का होना आवश्यक है। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। इन सीक्वेंस का अलाइनमेंट होना मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है, ह्यूमन्स इसको नहीं कर पाएगा। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ह्यूमन के द्वारा इन सीक्वेंसेस को अलाइनमेंट करना संभव नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर डेवलप। इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, फिगर आप देखें जिसमें ह्यूमन सेल से डीएनए को आइसोलेट करके फ्रेगमेंट बनाएंगे, फ्रेगमेंट को फिर सीक्वेंस करेंगे, तो इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होनी चाहिए। यह ह्यूमन के द्वारा संभव नहीं है। तो अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर डेवलप। ठीक है, these sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome। ठीक है, तो इस कारण से कंप्यूटर बेस्ड सीक्वेंस के माध्यम से इन सीक्वेंस का, ठीक है, एवरी क्रोमोसोम के साथ निर्धारित किया गया। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome। इस सीक्वेंस को हर क्रोमोसोम के साथ एनोट किया गया, असाइन किया गया। तो इन सीक्वेंस को मनुष्यों के द्वारा सीक्वेंस करना, अलाइनमेंट करना संभव नहीं है। इस कारण से कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम के डेवलपमेंट की जरूरत है। बाद में इन सीक्वेंस का, ठीक है, दिस सीक्वेंस वेयर सबसिक्वेंटली एनोटेड। बाद में इन सीक्वेंस को एनोट किया गया एंड वेयर असाइन ईच क्रोमोसोम। ठीक है, और प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ निर्धारित किया गया। इन्हें प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ जोड़ा गया। द सीक्वेंसेज ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed only in May 2006। तो आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस जो है मई 2006 में कंप्लीट हुआ। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। यह, ठीक है, ह्यूमन्स के 24 क्रोमोसोम में अंतिम था। 22 ऑटोसोम्स एंड XY जो थे सेक्स क्रोमोसोम थे। तो सबसे लास्ट में कौन सा कंप्लीट हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1, जो मई 2006 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन यह क्रोमोसोम नंबर 1 जो था, इसके बारे में जानकारी जो है 2006 में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यह बचा था, इसका कंप्लीशन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह सीक्वेंसिंग प्रोसेस जो है वह एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पर आधारित होगी। ठीक है, बाद में इन सीक्वेंस को एनोटेशन करके एवरी क्रोमोसोम के साथ निर्धारित किया जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 1 को 2006 के मई मंथ में कंप्लीट किया गया। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। ठीक है, यह 24 ह्यूमन क्रोमोसोम का अंतिम था, लास्ट था। 22 ऑटोसोम एंड XY टू बी सीक्वेंस।
ठीक है, 22 ऑटोसोम को भी सीक्वेंस किया गया और XY को भी सीक्वेंस किया गया। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। जो दूसरा चैलेंजिंग टास्क था वह यह था कि जेनेटिक और फिजिकल मैप जीनोम का तैयार करना। ठीक है, जीनोम का जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना था। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो पॉलीमॉर्फिज्म रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट्स जो हैं को पता लगाना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस हैं, कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में पता करना। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य है वह जीनोम का जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, और जो माइक्रोसैटेलाइट हैं, जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। माइक्रोसैटेलाइट्स क्या हैं? One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in the next section of DNA fingerprinting। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का क्या यूज होता है, यह हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। तो अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम। दूसरा जो चैलेंजिंग टास्क था वह जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना जीनोम का। ठीक है, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यह जो था एक जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन था ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। ठीक है, यह जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन थे जो कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट के रूप में और माइक्रोसैटेलाइट के रूप में थे। कौन थे? जो फिजिकल मैप थे, जेनेटिक मैप थे। जेनेटिक और फिजिकल मैप में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो जेनेटिक और फिजिकल मैप में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है, कुछ साइट के बारे में, और वह साइट होंगे पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होंगे जिन्हें हम माइक्रोसैटेलाइट कहेंगे। इन दोनों के माध्यम से हमें जेनेटिक मैप मिलेगा, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप तैयार होगा जीनोम का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट